नमस्कार 10th क्लास। हम हमारा चैप्टर चल रहा है राजनीतिक दल, जिसका पॉइंट हमारा चल रहा था कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती हमने पढ़ी कि राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र नहीं है। दूसरी चुनौती क्या बता रहा है कि राजनीतिक दलों में वंशवाद है, क्योंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते। पारदर्शी तरीका होता है जिसमें दल के द्वारा लिया गया फैसला दल के सभी लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन ये कहता है राजनीतिक दलों में वंशवाद है, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने या ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम है। आम कार्यकर्ता है वो ऊपर नहीं उठ पाता, क्योंकि पार्टी कुछ ही लोगों के हाथों में होती है। इसलिए सामान्य कार्यकर्ता है वो ऊपर नहीं आ पाता। जो लोग नेता होते हैं वो अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों को, यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को ही बढ़ाने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दल के जो मुख्य नेता होते हैं वो पार्टी का फ़ायदा अपने परिवार को ही देने की कोशिश करते हैं। चुनाव लड़ाने की बात आई तो अपने परिवार के लोगों को ही चुनाव लड़वाते हैं। कोई ऊंचा पद देने की बात आई तो अपने परिवार के लोगों को ऊंचा पद देते हैं, या अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को ऊंचा पद देते हैं। यहाँ तक कि अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते जाते हैं। खासकर जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय पार्टियों में जैसे हरियाणा में भी इंडियन नेशनल लोक दल है, तो इसके जो मेन पद हैं उसमें जो चौटाला परिवार के हैं वो ही मेन सदस्य हैं, और कोई एक सामान्य व्यक्ति को ऊंचा पद नहीं दिया जाता। अगर पंजाब में देखें तो अकाली दल है, तो बादल परिवार के आसपास ये दल घूम रहा है। तो यानी कि इस दल के नेता अपने सदस्यों, तो अन्य सदस्य उनके साथ अन्याय होता है। यह बात लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे जो अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। वे जिन लोगों को अनुभव नहीं है वो अपने परिवार के सपोर्ट के कारण ऊंचे ऊंचे पदों पर चले जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में, यानी कि हम कह सकते हैं भारत में भी ये समस्या है कि दलों में वंशवाद है। बाप के बाद उसका बेटा उस दल का मुखिया बन जाता है, उसके बाद उसका बेटा बन जाता है। यानी कि कोई भी राजनीतिक दल है एक घर के सहारे नहीं चलता। जब उस दल के साथ जनता जुड़ेगी तभी तो वो दल चलेगा। लेकिन जनता कब जुड़ेगी? जब वो दल के जो मुख्य नेता जनता का सम्मान करेंगे। तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय जो पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती हुई घुसपैठ है, क्योंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की हो। सभी पार्टियां चाहती हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें। इसके लिए कोई भी वो जायज़ नाजायज़ तरीका उन्हें कुछ भी अपनाना पड़े वो कोशिश करते हैं। वो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनके पास पैसा है, या वो ऐसे क्योंकि ऐसे उम्मीदवार पार्टी को भी पैसा देते हैं और अपने चुनाव के अंदर भी काफ़ी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं चुनाव जीतने के लिए। कई बार पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपराधियों को भी टिकट दे देती है। जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं तो पार्टियां उनको टिकट दे देती है। और पार्टी की ये सोच होती है कि ये व्यक्ति लोगों को डराकर लोगों से वोट लेकर वहाँ से जीत कर लाएगा। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी बड़ी कंपनियों की भूमिका बढ़ती जा रही है, जो कि बड़ी ही चिंता की बात है। लोकतंत्र में चौथी चुनौती है विकल्पहीनता। विकल्पहीनता का मतलब है कि सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियाँ कार्यक्रम में महत्वपूर्ण अंतर हो। यानी कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि सभी पार्टियां चुनाव से पहले अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है। चुनाव घोषणा पत्र का मतलब होता है कि वो पार्टियां बताती है कि हमारी सरकार बनी तो हम कौन कौन से काम करेंगे, वो पूरी लिस्ट होती है उनकी। अब ये कहता है ये जो कार्यक्रम होता है सभी पार्टियों का वो कमोबेश एक जैसा ही होता है। उनके दो पार्टियों के कार्यक्रम में कोई अंतर दिखाई नहीं देता।
कार्यक्रम में महत्वपूर्ण अंतर दोनों के कहता है, दोनों दो पार्टियां चुनाव लड़ रही है तो कम से कम दोनों के कार्यक्रम में तो अंतर मिलना चाहिए, ताकि लोग किसका कार्यक्रम अच्छा है उसको वोट दें। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों ही दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यौरा का रह गया है कि नीतियाँ कैसे बनाई जाए। ये कहता भी अब जो दो पार्टियों ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, मान लो कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि बेरोजगारी दूर करेंगे हमारी सरकार बनी, तो बीजेपी भी ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बेरोजगारी दूर करेंगे। अब पार्टियां दो हैं लेकिन दोनों की नीतियां सेम है, केवल फर्क क्या है? फर्क है कि वो दूर, एक पार्टी कह रही है हम बेरोजगारी ऐसे दूर करेंगे, दूसरी पार्टी कह रही है हम बेरोजगारी ऐसे दूर करेंगे। तो केवल यही फर्क है दोनों में। अपने देश में सभी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया। जो इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उसके लिए कोई विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। ये कहता है कि जब पार्टियां इतनी हैं उनकी नीतियां अलग अलग होनी चाहिए ताकि लोगों के सामने विकल्प हो कि जिसकी नीति लोगों को अच्छी लगे लोग उसको वोट दें। अगर नीतियाँ ही एक जैसी है तो पार्टी चाहे 10 हो, फायदा क्या उस चीज़ का? लोग अच्छे और बुरे की पहचान कैसे करेंगे जब नीतियाँ दोनों की एक है? तो हालांकि वही थोड़े से नेता हर दल में, अब कोई नेता है 5 साल कांग्रेस में रह गया, अगली बार चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला गया, वही नेता इन पार्टियों में आपस में घूम रहे। ये 4 कमियां इसने बताई। अब ये कहता है हम इन दलों में जो ये हमने कमियां पढ़ी भी, राजनीतिक दलों में लोकतंत्र नहीं है, राजनीतिक दलों में वंशवाद बढ़ रहा है, राजनीतिक दलों में अपराध और धन का प्रभाव बढ़ रहा है, और चौथा पढ़ा कि लोगों के सामने विकल्प नहीं है, सभी पार्टियों की नीतियाँ एक जैसी हैं। तो इसलिए कहता है इन जो कमियां हैं इन राजनीतिक दलों में इनको सुधारें कैसे। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार किया जाए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या राजनीतिक दल सुधरने के लिए तैयार हैं? अगर वो तैयार नहीं हैं तो क्या उन्हें सुधरने के लिए मजबूर किया जाए कि या तो वो पार्टी अपने आप में सुधार करें या फिर जनता उनमें सुधार करने के लिए उनको मजबूर करें? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर फैसला नेता ही करते हैं, राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है, लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही रहते हैं, यानी कि आने नेता ही हैं। हमने कांग्रेस की सरकार हटाई तो बीजेपी, आने तो नेता ही हैं। अगर वो सुधारना ही नहीं चाहते तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और इनके नेताओं को सुधारने के लिए हम क्या प्रयास करें। पहला प्रयास, विधायक या सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। यानी कि अब पहले क्या होता था, एक आदमी कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ा है और वो चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी को वो, या दूसरी पार्टी जिसकी सरकार बन सकती है उसको 2-4 व्यक्ति और चाहिए, जो 2-4 विधायक उसको और चाहिए। तो वो पार्टी क्या करती थी, दूसरी पार्टी में से जो विधायक होते थे उनको आपको ये पद देंगे, हमारी तरफ आ जाओ, ये आपको पैसे दे देंगे, आप हमारे। ऐसे पहले क्या होता था, चुनाव जीतने के बाद जो विधायक होते थे वो मंत्री बनने के लालच में या पैसे के लालच में अपना दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाते थे। ऐसा कई बार हुआ पहले। अब कहता है कानून बन चुका है। अब अगर कोई सांसद या विधायक ऐसे दल बदलता है तो उसकी, यानी कि उसकी जो सदस्यता है, वो विधायक बना है, जीत कर विधायक बना है, और अगर उसने पार्टी बदल ली तो वो विधायक नहीं रहेगा, वो विधायक नहीं माना जाएगा।
अब इस नए कानून से दल बदल में तो कमी आ गई है, क्योंकि अगर कोई ऐसे विधायक बनने के बाद दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी विधायक तो वो है नहीं रहेगा, क्योंकि कानून के अनुसार से पार्टी बदलने पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो अगर विधायक नहीं रहा तो दूसरी पार्टी में जाने का उसका फ़ायदा नहीं है। दूसरी पार्टी में जाकर वो क्या करेगा, क्योंकि दूसरी पार्टी को विधायक चाहिए, लेकिन ऐसे दल बदल कर वो जाएगा तो उसकी सदस्यता तो रद्द ही होगी। तो इससे दल बदल में कमी आई है। इससे पार्टी में विरोध का कोई सवाल उठाना या मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है वो सभी को मान्य होता है। सांसद है, विधायक, उसको मानना पड़ता है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय में पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने का आदेश जारी किया है कि उच्चतम न्यायालय ने कि कोई भी उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ेगा तो उसको पहले एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। जब वो अपना नामांकन भरेगा, नामांकन के अंदर उसको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। शपथ पत्र में वो लिखेगा कि क्या उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला चल रहा है, उसकी संपत्ति कितनी है, उसने वो पैसा कमाया कैसे है, ये सारी जानकारी वो एक शपथ पत्र में देगा, सारी सूचनाएं। और फिर उसके जांच की जाएगी उसके द्वारा दी गई जानकारी की। अगर जांच में वो जानकारी गलत मिली तो गलत मिली तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसलिए आजकल के तहत राजनीति में जो अपराधी लोग हैं या जो अमीर लोग जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमा रखा है, अब वो व्यक्ति चुनाव लड़ने से पीछे हटने लगे, क्योंकि उनको पता है अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको शपथ पत्र में सारी जानकारी देनी पड़ेगी, और जानकारी देनी पड़ेगी तो वो फंस सकते हैं। चुनाव आयोग ने एक आदेश और जारी किया है कि सभी दलों को संगठनात्मक चुनाव करवाना चाहिए। सभी दलों के सदस्य अपनी आय का रिटर्न भरेंगे। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ थोड़ा खाना पूर्ति पूरी करने के लिए होता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती कि इसी राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कई कदम और सुझाव उठाए हैं। अगला है, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज की व्यवस्था के लिए भी कानून बनाया गया है कि सभी दल अपने सदस्यों की सूची बनाएंगे, सभी दल संविधान का पालन करेंगे, पार्टी के विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र पंचों का निर्माण होगा, सभी बड़े पदों के लिए खुला चुनाव करवाया जाएगा। ये व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। इसके बाद राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए भी 1 स्थान टिकट महिलाओं को मिलने चाहिए। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों के ऊपर औरतों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। उसके बाद चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे। यह पैसा नकद देने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव में खर्च में क्या होना है कि जो एक तो पेट्रोल या डीजल गाड़ियों का तेल चाहिए चुनाव प्रचार के लिए, या फिर बैनर वगैरह छपवाने, कागज़ है, फ़ोन का, ये पैसा देना होता है। पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है कि पिछले चुनाव में आपको कितने % वोट मिले, उतने % पैसा उनको नगद दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने अभी इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया जाए तो संभव है भी कुछ सुधार होंगे, राजनीतिक समस्या काफ़ी हद तक दूर होगी। दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना थोड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वो पसंद नहीं करते, क्योंकि कानून पास तो राजनीतिक दलों को ही करना है। 2 ही तरीके हैं जिससे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका, राजनीतिक दलों पर लोगों का दबाव बनाया जाए। यह काम चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार करने या आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन या मीडिया के माध्यम से इन दलों के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है ताकि ये दल अपने अंदर सुधार करें, उनकी छवि खराब होने से बचे। इसको लेकर वो गंभीर होने लगे हैं। सुधार का तरीका है, सुधार की इच्छा रखने वालों को खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना चाहिए। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी तय करती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न लें और बाहर से बातें करता रहे तो सुधार नहीं होगा। खराब राजनीति का समाधान ये है
कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भाग लेना चाहिए। हमें इस बात पर चर्चा करके फिर से हम आखिरी अध्याय में थोड़ी और करेंगे। तो आज आपके लिखने का काम है कि राजनीतिक दलों में सुधार कैसे किया जाए। तो इसका ये जो दूसरा पॉइंट है, एक तो कि पेशेवर अपराधियों का प्रभाव कम करने का आदेश, और एक इसका ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको पूरे लिखने हैं। ये आपके लिखने का काम आज का। धन्यवाद।